हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने IS 456 2000 प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट को डिटेल में समझा था और आज हम उसी सीरीज में सेकंड कोड कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे IS 10262 2019 कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइंस। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, साइट इंजीनियर है, QC इंजीनियर है या RMC में काम कर रहे हैं तो ये कोड ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइट पर हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं कि M25 में सीमेंट कितना आएगा या फिर M30 का वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना है, सैंड और कोर्स एग्रीगेट कितना लेना है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है, ये आपसे इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है कि डिजाइन मिक्स में ट्रायल क्यों किया जाता है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें IS 10262 की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम इस कोड को सिर्फ थ्योरी की तरह ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो आप वैसे भी कोड उठाकर पढ़ सकते हो। हम समझेंगे कि डिजाइन मिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, वाटर और सीमेंट कैसे डिसाइड होते हैं, एग्रीगेट प्रोपोर्शनिंग क्या होती है और क्यों होती है, और फाइनल मिक्स के लिए ट्रायल की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझो। IS 10262 2019 कंक्रीट के मिक्स प्रोपोर्शनिंग के लिए गाइडलाइंस देता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हमें अगर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाना है ना, तो उसमें कितना सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट मतलब रेत बजरी, कितना एडमिक्सचर लगेगा, सीमेंटीशियस मटेरियल के रिप्लेसमेंट में हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, इन मटेरियल्स की प्रोपोर्शनिंग क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड करने में IS 10262 हमारी हेल्प करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सुनो कि IS 10262 मतलब अकेला कोड नहीं है। डिजाइन मिक्स करते समय हमें दूसरे रेलिवेंट कोड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरे कोड्स को भी कंसीडर करना पड़ता है। जैसे IS 456 हो गया है ना, ड्यूरेबिलिटी और रिक्वायरमेंट के लिए होता है वो। IS 383 हो गया, एग्रीगेट्स के लिए होता है, उसमें लिमिट्स दी हुई हैं और तरीका दिया हुआ है। IS 2386 हो गया। इसीलिए प्रैक्टिकल डिजाइन मिक्स हमेशा मल्टीपल इनपुट्स को कंसीडर करके किया जाता है। सेकंड चीज आती है कि डिजाइन मिक्स की जरूरत ही हमें क्यों पड़ती है। पता है ना क्वेश्चन कि अगर कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर ही डालना है तो फिर इतना कैलकुलेशन क्यों करना है भाई। क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हमें कंक्रीट में कई रिक्वायरमेंट्स एक साथ अचीव करनी होती है। जैसे रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ है ना, रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, और साथ में मतलब ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन भी उसमें ना हो। तो मान लो कि कंक्रीट की क्यूब स्ट्रेंथ तो अच्छी आ रही है, लेकिन साइड पर कंक्रीट प्रॉपर्ली प्लेस ही नहीं हो रहा, या फिर कंक्रीट बहुत स्टिफ बन रहा है या सेग्रीगेशन हो रहा है, तो क्या हम उस मिक्स को अच्छा मिक्स कहेंगे, या आप उस मिक्स को अच्छा मिक्स कहोगे? कमेंट्स में बताना। नहीं कहोगे ना। अच्छा मिक्स वो है जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ प्रॉपर वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करे। तो थर्ड चीज आती है कि डिजाइन मिक्स शुरू करने से पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब एक्चुअल डिजाइन मिक्स शुरू करने से पहले हमें प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो कि कॉन्क्रीट ग्रेड वहां पर क्या रिक्वायर्ड है ना। जैसे M20 है, M25 है, M30 है, 40 है, या और भी हाई ग्रेड्स कॉन्क्रीट है। सेकेंड है एक्सपोजर कंडीशन, कंक्रीट किस एनवायरनमेंट में काम करेगा, वो भी जरूरी है, क्योंकि डिजाइन मिक्स करते हुए हमें एक्सपोजर कंडीशन पता होनी बहुत जरूरी है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जैसे 10 mm, 20 mm या 40 mm है ना। फोर्थ आता है रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, मतलब हमें कितना स्लम चाहिए, हमें ये भी वहां पर पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सीमेंट, कौन सा सीमेंट यूज हो रहा है वहां पर, ये भी हमें किस सीमेंट के साथ में डिजाइन मिक्स करना है ये भी पता होना चाहिए है ना। एग्रीगेट्स प्रॉपर्टीज, फाइन और कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्जॉर्प्शन, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगी तो फिर डिजाइन मिक्स हमारा प्रॉपरली नहीं बनेगा। और एडमिक्सचर अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो उनका टाइप और डोसेज क्या है, मतलब उसके लिए तो हमें ट्रायल करना ही पड़ेगा ना कि वो किस डोज पर काम करेगा। डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है, प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल का लेवल कैसा है। ये सारी इंफॉर्मेशन ना डिजाइन मिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये इंटरव्यू भी आपसे कई बार क्वेश्चन पुट करता है कि ये क्या होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें M30 कंक्रीट बनाना है। M30 का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 MPa एट 28 डेज, मतलब हमें 28 दिन में 30 MPa स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है कि हम मिक्स को ना एग्जैक्टली 30 MPa के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, हर क्यूब की स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम नहीं आएगी है ना। इसीलिए हमें ना एक हायर टारगेट स्ट्रेंथ लेकर डिजाइन मिक्स करना पड़ता है, और यही हमें लेकर जाता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ पर। अब क्वेश्चन आता है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती क्या है भाई, ये कहाँ से आई है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का बेसिक फॉर्मूला है
टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू S, जहां पर S क्या है, FCK तो है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो मैंने बताया था M30 की 30 एट 20 डेज है, और S है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जैसे 10262 में ना डेविएशन दी हुई है हर ग्रेड के लिए कितनी है। सो मान लो हमारा M30 हमने डिजाइन करना है, तो FCK तो 30 MPa हो गया है ना, 30 हो गया, और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले तो कोड में M30 के लिए दी हुई है 5 MPa, ठीक है। सो अगर इसको हम फॉर्मूला में पुट करें तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू S जो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 30 प्लस 1.65 इंटू 5 जो स्टैंडर्ड डेविएशन 30 की है, तो 30 प्लस 8.25 हो जाएगा 38.25 MPa। मतलब M30 कंक्रीट की टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या हुई 38.25 MPa। हमने इस स्ट्रेंथ के लिए ये डिजाइन करना है ना, मतलब हम जो भी डिजाइन करेंगे उसकी स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 38.25 MPa होनी चाहिए। इसलिए इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि M30 के लिए टारगेट स्ट्रेंथ 30 MPa ही होगी तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं होगी। अब कमेंट्स में आप बताओगे कि हम 25 के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी। और हमेशा याद रखना है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से हाईयर होती है। आता है क्वेश्चन की वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो कंक्रीट डिजाइन मिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ही है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। मान लो वाटर 180 kg है आपका पर क्यूबिक मीटर में एंड सीमेंट 360 kg है, तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा 180/360 इक्वल टू 0.50। एप्लीकेबल एक्सपोजर कंडीशन के लिए IS 456 की रिक्वायरमेंट देखनी होगी, वहां पर हम कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। इसलिए फाइनल एडॉप्टेड वाटर सीमेंट रेशियो को सभी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट के साथ सेटिस्फाई करना होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वाटर कंटेंट, अगर अब हमें रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी के लिए वाटर कंटेंट डिसाइड करना है तो वाटर रिक्वायरमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे आपने मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या लिया, एग्रीगेट साइज आपका क्या है, एग्रीगेट की आपकी शेप कैसी है, आपकी स्लम की रिक्वायरमेंट एट साइट पर क्या है, एडमिक्सचर आप कौन सा यूज कर रहे हो, कंक्रीट प्लेसमेंट मेथड आपका क्या है। सो IS 10262 में वाटर कंटेंट सिलेक्शन के लिए ना गाइडेंस दी गई। लेकिन साइट पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि स्लम कम आया और ऑपरेटर ने बोल दिया थोड़ा पानी डाल दो और क्या हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए हमें, क्योंकि साइट पर पानी मिलाना मतलब पता नहीं कितने सालों की टेंशन, मतलब कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि पानी बढ़ाना मतलब स्ट्रेंथ को बिल्कुल कम कर देना, ठीक है। इससे स्ट्रेंथ भी और ड्यूरेबिलिटी दोनों मतलब इफेक्ट होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सीमेंट कंटेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो सपोज करो आपकी वाटर कंटेंट है आपके पास 180 kg पर क्यूबिक मीटर और रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो है 0.45 किसी एक्सपोजर कंडीशन के लिए, तो सीमेंट इक्वल टू क्या होगा आपका वाटर अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब आपका 180 वाटर था और वाटर सीमेंट रेशियो था आपका 0.45, तो 180 को अगर आपने डिवाइड किया 0.45 से तो आपका सीमेंट कंटेंट आ गया 400 kg पर क्यूबिक मीटर। तो कैलकुलेटेड सीमेंट कंटेंट क्या हुआ आपका 400 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर आपको पूछे ना कि सीमेंट कहाँ से आया तो आप उसको ये क्राइटेरिया बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चेक जरूर करना है कि हमें इस सीमेंट कंटेंट को IS 456 के एप्लीकेबल मिनिमम सीमेंट कंटेंट से कंपेयर करना है। अगर कैलकुलेटेड क्वांटिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हुई तो मिनिमम रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट आपको सेटिस्फाई करना ही होगा। वो तो एक्सपोजर पे डिपेंड करता है ना कि आपकी कौन सी एक्सपोजर आप कंडीशन में आप कौन सी कंडीशन के लिए इसको डिजाइन कर रहे हो। एक क्वेश्चन आता है क्या सीमेंट ज्यादा डालने से कंक्रीट और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। साइट पर ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई बार लोग कहते हैं कि हाँ स्ट्रेंथ कम आ रही है, थोड़ा सीमेंट और बढ़ा दो, थोड़ा सीमेंट और डाल दो, लेकिन यह हमेशा सोल्यूशन नहीं होता है। एक्सेसिव सीमेंट भी स्ट्रक्चर को नुकसान करता है। बिकॉज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन उससे बढ़ सकती है, श्रिंकेज बढ़ सकती है, क्रैकिंग का रिस्क बढ़ सकता है ना, कॉस्ट बढ़ सकती है। इसलिए हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि सीमेंट कंटेंट डाल दो स्ट्रेंथ नहीं आ रही, तो हमारा एम होना चाहिए कि रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम सीमेंट कंटेंट से अचीव करना। सो ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज होती है क्वालिटी वाले के लिए भी और बहुत जरूरी भी है। एक आता है आपका एग्रीगेट प्रोपोर्शनिंग। सो एग्रीगेट पर अगर हम आए तो कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों होते हैं, लेकिन दोनों को सिंपली 50-50 नहीं किया जाता। एग्रीगेट प्रोपोर्शंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मैक्सिमम नॉमिनल साइज, फाइन एग्रीगेट ग्रेडिंग, जोन क्या है आपका, है ना, मटेरियल का, वाटर सीमेंट रेशियो क्या आपने रखा, वर्केबिलिटी कैसी है, करना है कि डंप करना है, मिक्सचर आप कौन सा यूज कर रहे हो, कंक्रीट रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। सो इसीलिए हर प्रोजेक्ट और मटेरियल कॉम्बिनेशन के लिए एग्रीगेट प्रोपोर्शनिंग अलग हो सकती है। सो कोड तो ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसको पढ़ते रहे ना तो पता नहीं वीडियो कहाँ तक चली जाएगी। तो होप कि मैंने आपको जितना बताया है आपको उतना
समझ आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।